सुमित्रा, क्या हुआ था उस दिन ज्योति के साथ? जी, तुमने तो कहा था कि ज्योति को शूटिंग में देर हो गई इसलिए वो कुसुम के यहां चली गई, लेकिन यहां तो बात कुछ और लगती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सुमित्रा, इस तरह से आंखें मत चुराओ। हुआ क्या था उस दिन? तुम्हारा इस तरह से नजरें चुराने का मतलब है कि जरूर ज्योति के साथ कुछ गलत हुआ है। जी, उस दिन ज्योति को किसी ने कुछ पिला दिया था। अच्छा हुआ कि सिद्धू उसके साथ था, इसलिए वो उसे कुसुम के घर लेकर गए। और तुमने इस बात को मुझसे बताना जायज नहीं समझा? हा? क्यों? इसलिए कि मैं शुरू से इस काम के खिलाफ था, लेकिन तुमने हर तरफ से मुझ पर दबाव डलवाकर मुझसे हां करवा ली। और आज नौबत ये आ गई है कि मुझसे सच छिपाया जा रहा है। इस घर में क्या होता है क्या नहीं होता, इसकी खबर मुझे बाहर वालों से मिलती है। अभी कहीं भी जा रहा हूं तो बस मेरे साथ आराम से चल। कहां से आ रही हो तुम दोनों? मैं पूछता हूं, कहां गई थी तुम दोनों? बाबा मैं वो बोलती क्यों नहीं? सांप सूंघ गया है तुम्हें? जवाब दो। बाबा वो मैं ज्योति के साथ एक एड एजेंसी गई थी, एयरलाइंस के एड के सिलसिले में। तो अब तुम भी अपनी बहन के साथ एड एजेंसी के चक्कर काटने लगी हो? नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। वो ज्योति को अकेले जाने में डर लग रहा था, इसलिए मैं उसके साथ गई थी बस। इस घर में तो सब अपनी मर्जी के मालिक हो गए। मुझसे किसी को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। इस घर में कौन कब क्या करता है, इसका पता मुझे बाहर वालों से चलता है। ज्योति, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग, इस घर की कोई भी बात, चाहे वो कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, मुझसे नहीं छुपाई जाएगी। समझ में आया तुम लोगों के? बाबा सुमित्रा, मैं ऐसा वैसे कैसे सोच सकता हूं? मैं जानता हूं कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, और ना ही तुम मुझसे कभी कुछ छुपाओगे। कोई जरूरत नहीं है उसे छुड़वाने की। जैसी करनी वैसी भरनी। ये लड़का पता नहीं कब सुधरेगा। देखिए, ये सारी बातें करने का ये वक्त नहीं है। आप जल्दी से जाकर उसे छुड़वाइए। आप लोग यही इंतजार कीजिए, मैं अभी आई। दरअसल बेटा, ज्योति को इस घर में खाना बनाने की ट्रेनिंग दी ही नहीं गई। शादी जो जल्दी हो गई उसकी। वैसे कुसुम बहुत अच्छा खाना बनाती है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, ज्योति इज वेरी लकी। क्या किस्मत लिखवा के आई है। शादी भी ऐसे घर हुई जहाँ खाना बनाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे मेरी बेटियां बहुत ही भाग्यशाली हैं। अब देखो ना, ऐसा कहाँ होता है कि ऐसा दामाद मिले जो शादी के बाद उन्हें अपनी मर्जी से जीने दे। तुमने भी ज्योति को शादी के बाद मॉडलिंग की इजाजत दे दी। क्या हो गया जीजू, आप चुप क्यों हो गए? खाना शुरू करिए। शर्मा रहे हैं क्या? नहीं यश, बात वो नहीं है।
एक्चुअली मैं बाबा से बहुत डरा करता था पहले, लेकिन आज आपका ये रूप देखकर यकीन ही नहीं होता है कि बाबा को बदलने वाला जो आ गया है उज्जवल, उसे तो जैसे बाबा पे जादू कर दिया है ना? भाई बाबा पर ये जादू करने वाले उज्जवल से हम भी मिलना चाहेंगे। पहले खाना खा लें जी। फिर मिलते हैं। चलिए। लीजिए। कुसुम, जी मामी जी। अच्छा हुआ तुम आ गई। बाबा हम्म। चाय। ज्योति जी। जरा बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ज्योति, तुम अपने ससुराल में खुश तो हो ना? बाबा आपने ये सवाल क्यों पूछा? क्या मैं आपको खुश नहीं दिखाई देती? नहीं नहीं, बात वो नहीं है। खुश तो तुम दिखती हो। विशाल अच्छा लड़का है, अरुंधति भी तुम्हें अच्छी तरह से रखती है। ये तो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, पर कुछ और भी देखा है। तुम कुछ बदल गई हो। बाबा शादी के बाद तो हर लड़की बदल जाती है ना, बड़ी नेचुरल सी बात है। शायद बदलती हो। पहले तुम्हारी बातों में मेरा तुम्हारा नहीं होता था, हमारा होता था। अब जब भी कुसुम की बात आती है तो तुम बात टाल जाती हो। बाबा वो आज मैं घर जा रही हूँ ना, तो मुझे तैयारी करनी है। मैं देखा, फिर से वही हुआ। कुसुम की बात आई और तुमने बात बदल दी। मुझे साफ साफ बताओ ज्योति, क्या कुसुम आज भी तुम्हारी शादी से नाराज है? शायद हाँ बाबा। बाबा दीदी ने आज तक मुझे उस घर की बहू स्वीकार नहीं किया। पर ये शादी तो अभय ने करवाई थी। वही तो गलती कर दी जीजू ने। सारे झगड़े की वजह मेरी शादी है, जिसकी वजह से आज भी दीदी नाराज है। नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकता। जरूर कोई और बात है। मैं कुसुम को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बहुत ही समझदार लड़की है। बाबा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप मानेंगे नहीं, लेकिन ना चाहकर भी आपको माननी पड़ेगी। क्या मतलब? पापा मेरी शादी से दीदी इतनी नाराज है कि जीजू को भी उनकी नाराजगी को सहन करना पड़ रहा है। और पापा बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अब दोनों अलग अलग कमरों में रहने लगे हैं। क्या? नहीं बाबा, कुछ काम था बाबा? हाँ, वो दरअसल मैं वो तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था। आई भी घर पे नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देता। लेकिन बात क्या है? आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल वो ज्योति से कुसुम वाली बात सुनकर बहुत फिक्र लगी है। कुसुम और अभय अलग अलग कमरे में रहते हैं, वो भी ज्योति की शादी की वजह से। अब एक बेटी का घर बसाने के लिए दूसरी बेटी का घर संसार कौन बाप उजाड़ना चाहेगा? माँ बाप के लिए तो दोनों बेटियां बराबर हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, आई भी यहां नहीं है और मैं कुसुम से खुल के बात भी नहीं कर सकता। बाबा आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुसुम दीदी को ज्योति की शादी से शुरू में एतराज था, लेकिन वो ज्योति की वजह से नहीं था, अरुंधति चाची की वजह से था। लेकिन बाद में तो सब कुछ ठीक हो गया था। तो इसका मतलब झगड़े का कारण कुछ और है? बाबा आप तो बेटा,
तो कुसुम से बात कर, अभी। अभी? हाँ, मेरी तसल्ली के लिए। हो गया। अब तुम्हें, अरे बड़ा तो बड़ा, छोटा भी शुरू हो गया। बड़े बेटे की बिजनेस की कमाई तो बात से संभाली नहीं जा रही, छोटा ये कमा के लाया है कि बैठा हूं घर पे संभाल लूंगा। अरे ये सब तुम्हारे हैसियत से ज्यादा ऊंचे ख्वाब देखने का नतीजा है। तंग आ चुका हूं मैं तुम्हारी इस मनमानी से, इन हरकतों से। अरे पढ़ाई छोड़कर कैटरिंग करने चले थे, देख लिया इसका नतीजा। आप क्यों इसे डांट रहे हैं? इसे थोड़ी मालूम था अनहोनी हो जाएगी। सुमित्रा, होनी या अनहोनी पे किसी का वश नहीं चलता। मुझे तो फिक्र है कि इस हादसे का नतीजा क्या होगा, क्योंकि यह हादसा कपूर खानदान की पार्टी में हुआ है। मुझे तो कुसुम की फिक्र हो रही है। हाँ? नहीं, कुछ नहीं। आपने ऑफिस से आने में देर कर दी। हो सके तो कुछ दिन जल्दी घर आया कीजिए। पता नहीं आजकल कुसुम को क्या हो गया है, किसी से कुछ बात नहीं करती, कुछ पूछो तो ठीक से जवाब नहीं देती, चुपचाप बैठी रहती है और सोनी आंखों से शून्य में ताकती रहती है। जब से यहाँ आई है उसने अपने घर फोन नहीं किया है, ना हॉस्पिटल फोन किया है, न ये जानने की कोशिश की है कि अभय की तबीयत कैसी है। कह रही थी कुछ दिन वो यहाँ रहेगी। हाँ, तो उसको यहीं रहने देते हैं। वैसे भी शादी के बाद वो एक दिन भी हमारे पास नहीं रही है। हाँ, पर सुमित्रा, हमारी कुसुम अभी बच्ची ही है। भले ही वो हिम्मती बनने की कोशिश करे, पर अभी उम्र ही क्या है उसकी। और फिर ऊपर से इतना बड़ा हादसा। उस समय तो उसने स्थिति को किसी तरह से संभाल लिया, पर शौक तो शौक ही होता है। इस शौक से उभरने के लिए उसे थोड़ा वक्त तो लगेगा। उसे यहीं रख लेते हैं। मुझे उसके यहाँ रहने पर ऐतराज नहीं है, पर सच बताऊं, बात कुछ और है। कुसुम हमसे कुछ छुपा रही है। सुमित्रा, तुम भी पता नहीं कभी कभी। सरला जी का फोन आया था, वो मुझसे कह रही थी कि कुसुम बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बेटा, अस्पताल नहीं जाना? कुसुम, सरला जी का फोन आया था, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया बेटा। वो कह रही थी कि तुम्हारा और अभय का झगड़ा हुआ था। अभय के अमेरिका जाने की बात को लेकर तुम नाराज थी और इसी वजह से तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था ना, और शायद इसीलिए तुम अपने आप को दोषी ठहरा रही है ना कुसुम? तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर फिर से बदमाशी कर सकता है। अब ठीक है, अब तुम चुपचाप सो जाओ। बिल्कुल किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ? कैसे सो जाऊं? नींद चाहने से थोड़ी आती है।
कुसुम यहाँ मायके आकर रुक गई है। मैंने कितनी बार उसे ससुराल भेजने की कोशिश की, लेकिन वो मानती ही नहीं है। मैंने बात करने की कोशिश की, जानना चाहा कि आखिर बात क्या है, लेकिन कुछ बताती नहीं है। ऐसी चुप है जैसे उसने मौन व्रत रखा हो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। सुमित्रा, तुम खामखा परेशान हो रही हो। अब यहाँ एक परेशानी हो तो ठीक है, लेकिन इतनी सारी परेशानियां। एक तो कुसुम की बात, ऊपर से ज्योति की शादी भी बहुत जल्दी करनी होगी। प्रियंका की गोद भराई करनी है। आपको याद है ना, हमने मन्नत मांगी थी माता से। और फिर आप भी 2 महीने पहले रिटायर हो चुके हैं। बेटा नौकरी तो कर रहा है, लेकिन बेटी की ससुराल में, उस बेटी की ससुराल में जो अपना ससुराल छोड़कर यहाँ मायके आकर बैठ गई है। मैं माँ हूं उसकी। आज मेरे मन में ये सारे सवाल आ रहे हैं, कल समाज यही सारे सवाल हमें पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? क्या कहेगा समाज कि पति को एक्सीडेंट हो गया और उसकी बीवी मायके जाकर बैठ गई? सुमित्रा, तुम कुसुम की तरफ से निश्चिंत रहो। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। कुसुम कभी भी कोई भी काम ऐसा नहीं करेगी जिससे हमारा सिर नीचा हो। सो जाओ तुम। मैं जा रही हूँ अपने घर। पर बेटा, इतनी रात को अचानक? बेटा, रात काफी हो चुकी है, कल सुबह चली जाना। अपने घर ही तो जा रही हूँ आई, और अपने घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं ना। बेटा, अभी अभय को तुम्हारी बहुत जरूरत है। और वैसे तो ये घर भी तुम्हारा ही है, लेकिन अब इस घर में रहने के लिए तभी आना जब मैं नानी बनने वाली होंगी। यश! बाबा, आप उसे क्यों बुला रहे हो? वो तो सो रहा है। बेटा, तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आएगा। नहीं बाबा, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। इतनी रात भी नहीं हो गई है कि मैं अकेली नहीं जा सकूं। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरे आंसू दुआ दे रहे हैं यही, जा मेरी लाडली, अपने फीकी गली, यहाँ पे था डेरा, वही घर है तेरा, निभाना अपना धर्म, तू कुसुम। देखा, तुम कुसुम को लेकर बेकार में चिंतित थी। लेकिन अचानक इस तरह जाना, कुसुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? कहीं दिया जले कहीं जिया, सोनी पर अगला प्रोग्राम। अजनबी राहों में, दुनिया की बाहों में, खिलती हूँ हर मौसम, मैं कुसुम। उस नई कहानी की ओर जिसका अंत आप तय करेंगे, क्योंकि आप जो बोले हाँ तो हाँ, आप जो बोले ना तो ना।
डॉक्टर साहब मेरा बच्चा सब ठीक तो है ना डॉक्टर? बच्चा इस बार फिर से डॉक्टर मेरी बीवी वो अभी तक तो ठीक है, लेकिन कब तक ठीक रहेंगी ये मैं नहीं कह सकता। चौथी बार फिर से कैसे समझाऊंगा मैं उसे? क्या बोलूंगा उसे डॉक्टर? सेठ जी, मैं समझ सकता हूं कि आप पर क्या बीत रही है। आप तसल्ली रखिए। डॉक्टर तसल्ली बसल्ली कुछ नहीं, बस मुझे मेरी बीवी चाहिए। तुम चाहे जितना पैसा ले लो, मुझे मेरी बीवी वापस चाहिए। देखिए सेठ जी, बात पैसे की नहीं है। एक औरत के लिए अपने बच्चे को खोने से बड़ा सदमा कोई नहीं हो सकता। अब शायद एक बच्चा ही उनकी जान बचा सकता है। बच्चा? तो फिर मुझे बच्चा चाहिए। तुम कुछ भी करो डॉक्टर, कहीं से भी बच्चा लेके आओ। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें पैसा दूंगा। देखिए सेठ जी, जहां तक इलाज का सवाल है मैं हूं, लेकिन बच्चा नर्स, क्या हुआ इसे? मेरा बच्चा मेरा बच्चा, मैंने उनसे वादा किया था। नहीं, मेरा बच्चा, मैंने उनसे वादा किया था। नहीं, क्या हो रहा है इसे? नहीं, मेरा बच्चा, क्या हो रहा है इसे? चलिए। सब ठीक हो जाएगा। सेठ जी, हौसला रखिए सेठ जी। सेठ जी, ये रामजी लाल, वो मैंने आपसे बात की थी ना। रामजी भाई, मेरी बीवी को बचा लो, उसकी जान बचा लो रामजी लाल। सेठ जी, वो देखो, तुमने मेरी बीवी को जाते हुए देखा ना? राम जी, वो जीते जी मर जाएगी। ये नेक काम कर लो राम जी भाई, अपना बच्चा मुझे दे दो। सेठ जी, ऐसे कैसे मैं आपको? राम जी, इस एहसान की कोई कीमत नहीं हो सकती। तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिर्फ पैसा है और दुआएं, बस। देखो राम जी, इस पैसे से तुम अपने दूसरे बच्चे की अच्छी देखभाल कर पाओगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ, रामजी लाल, सेठ जी ठीक कह रहे हैं। ये फैसला मैं कैसे, फिर अपना बच्चा? राम जी, तुम्हारा बच्चा हमारे जिगर का टुकड़ा बनकर रहेगा। हम उसे बहुत अच्छी जिंदगी देंगे।
काम पर मेहरबानी करो। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। 3 लाख? मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा राम जी। सेठ जी, मैं आपकी हालत समझ रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता। हाँ हाँ रामजी लाल, तो शांति भाभी और माई से जाके पूछ ले, लेकिन जरा जल्दी, कहीं सेठानी जी को होश आ गया तो। हाँ? आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। सेठ जी आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना। सेठ जी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रामजी लाल के घर वाले मान जाएं। ललन, अब तो बस तुम्हारा ही सहारा है। कुछ भी करो ललन, बस मेरी बीवी को बचा लो। सेठ जी जो हो सकता है मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन सेठ जी वो क्या है कि ललन, हो सकता है तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, रख लो। सेठ जी भोले शंकर ठीक ही करेंगे। अच्छा सेठ जी। शांति, ये वही सेठ जी हैं। सेठ जी हमें माफ कर दीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। रामजी लाल को तो ये भी नहीं पता था कि आप एक मुसलमान हैं। जी, मैं मुसलमान हूं, ठीक वैसे ही जैसे आप हिंदू हैं। जब मैं आपका बच्चा पालने को तैयार हूं तो फिर आपको एतराज क्यों? और फिर इन मासूम बच्चों का क्या धर्म? लेकिन भी ऐसे नहीं। देखिए, मेरी बीवी की जिंदगी
उसके बाद हम सब लोग, हाँ, वहां से सीधा सेक्टर 14 गए, डॉक्टर के मकान पर। उम्मीद और कांति अपनी तैयारियों में जुट गए। धर पकड़ लिया। श्याम जी के बयान की पुलिस ने तहकीकात की और उसकी बिना पर कई गिरफ्तारियां हुई। 8 जून सुबह 4 बजे मदन पासवान को पुलिस ने चंडीगढ़ कंटोनमेंट से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय मदन देवी के घर से यूनिट लाइंस लौट रहा था। उसी दिन 11:30 बजे इंडियन पीनल कोड की दफा 302 और 120 बी के तहत देवी को वरुणा दीवान के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। 10 जून सुबह 11 बजे अपनी पत्नी वरुणा के अंतिम संस्कार से लौटने पर डॉक्टर दीवान ने पुलिस को अपने घर इंतजार करते पाया। आई एम सॉरी डॉक्टर दीवान, मेरे पास आपके हाउस अरेस्ट के पेपर्स। जगह पर होती मुझे आज भी याद है। राम राम चौधरी साहब। अरे मामा, राम राम। आइए बिराजिए। जी धन्यवाद। अरे मामा, वहाँ कहाँ, हमारे पास बैठिए। जी मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं आपके दौरे बैठ सकूं। कैसी बात करते हैं जगराम जी, उम्र में 2-5 साल छोटे हो, पर मेरी पत्नी गुलामों के मामा होने के नाते तो सम्मानीय है। बैठिए, आइए। जी धन्यवाद। कैसे कष्ट किया? जी कष्ट किया नहीं, कष्ट देने आया हूँ। वो कहते हैं ना कि दुख की घड़ी में तो अपनों के पास ही जाया जाता है। हाँ हाँ मामा जी, हुक्म करें। जी हुक्म नहीं, विनती। कहिए तो। जी महीना भर पहले घास चरते हुए न जाने बैलों ने क्या खा लिया कि बीमार पड़ गए। अब जो भी खाते हैं पानी की तरह निकाल देते हैं। बहुत इलाज करवाया पर कोई लाभ नहीं। अब बैठ जाएं तो खड़े नहीं होते, जो खड़ा कर दो तो खिसकने का नाम नहीं लेते। अब आप ही बताओ जी, जुताई बिजाई सर पर है। तो इसमें इतनी चिंता की क्या बात है मामा जी, मेरे पास दर्जन भर बैलों की जोड़ियां हैं, मर्जी आए तब ले जाइए। पर वो सब तो गांव वालों की नजरों में है। तो क्या हुआ? जी क्या कहेंगे गांव वाले, जवाई का एहसान ले रहा है। तो आप ही बताइए, मैं और किस तरह आपकी सेवा कर सकता हूँ? जी वो नए बैलों की जोड़ी खरीदने के लिए थोड़ी सी रकम मिल जाती तो बात बन जाती। बस जुताई बिजाई खत्म होते ही वो बैलों की जोड़ी मैं आपके धोरे आपके बाड़े में बांधाऊंगा। कैसी बात करते हैं मामा, भला मुझे बैलों की क्या जरूरत? बैल आप अपने पास ही रखिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी ये बात जीजा जी को मत बता दीजिए। आप मुझे इतना। मुझे आपके इस गांव के लिए डॉक्टर नियुक्त किया गया है। पर हमारे गांव में उसकी कोई जरूरत ना है। क्यों? क्योंकि हमारे गांव में हर तरह के इलाज की सुविधा है। आपका मतलब है यहाँ पहले से कोई अस्पताल या डिस्पेंसरी है? वो तो नहीं है। तो फिर? वैद्य जी और हकीम जी तो हैं, वो हर तरह के रोग का इलाज कर सकें, और जो रोग उनके बस से बाहर हो तो नहीं तो फिर ओझा जी है। ओझा बाबा तो मंत्र फूंक कर और झाड़ फूंक कर मुर्दे में भी जान फूंक दें। देखिए मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, जैसा जिसका विश्वास हो, जिसको जहाँ आराम मिले, जैसे जिसको लाभ मिल सके वही बेहतर है। तो तुम क्यों यहाँ अपनी दुकान खोलने आई हो? माफ कीजिएगा, आपने अभी जिन लोगों का जिक्र किया उन लोगों की तरह मैं यहाँ कोई दुकान खोलने नहीं आई हूँ। तो यहाँ जो डिस्पेंसरी खुलेगी उसमें ना तो मरीज को देखने की कोई फीस ली जाएगी और ना ही दवाई के पैसे। ये सब तो जिला प्रशासन की तरफ से आप लोगों की सेवा में होगा। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है मामा जी, इसमें हमें तो कोई आपत्ति नजर नहीं आती। नजर क्यों नहीं आती, जरा उनका सोचिए।
किनका? हकीम, वैद और ओझा का। अगर मरीज मुफ्त में ही ठीक होने लगा तो उनके पास कौन जाएगा? उनकी रोजी रोटी का क्या होगा? अरे आप जीजा, अब जो हो चुका उसे भूल जाओ और ये मौका हाथ से मत जाने दो। अरे अरे अभी मेरी गुलाबों की अर्थी के फूल भी नहीं सूखे होंगे और तू उसी घर में शहनाई बजवाना चाहता है। जीजा, बाद में मुझे मत कहना। अब गुलाबो मेरी भी तो बच्ची थी, आखिर मामा हूं मैं उसका। जी सूझ वही जो विपदा में बूझे। पर भैया, कुछ बरस और नहीं ठहरा जा सकता? अभी उसकी उम्र ही क्या है? कमाल करती हो जीजी तुम भी। हमारे गुलाबों की क्या उम्र थी? वो भी तो 14 साल की ही थी। अरे उसी का तो अंजाम है ये सामने। मुझे तो अभी भी लगता है गुलाबो चली आ रही है मुन्ना का हाथ पकड़े। आए बेटा, आए अभी। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज 4 महीने हो गए हमारी गुलाबों को गुजरे। क्या कर लिया हमने सिवाय आंसू टपकाने के या उसके 2 बच्चों को लोरियां सुनाने के? मेरी बात ध्यान से सुनो, वरना 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 क्या होगा? अरे क्या होगा? तुम्हारे दामाद यादराम की दूसरी शादी होगी। हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। अब वो ठहरा मर्द जात। अब वो जब दूसरी औरत ब्याह कर हवेली में ले आएगा तब तुम लोरियां सुना सुना कर सुलाते रहना गुलाबों के बच्चों को। नहीं नहीं, जमाई जी ऐसे नहीं कर सकते। पर यादराम तो बच्चों को बहुत प्यार करता है। वो तो उन्हें घर ले जाने को कह रहा था। मालूम है, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो क्या उसको? अरे गुलाबों के लिए मैंने ही पसंद किया था उसे। अब एक बेटी तो ज्यादा दिन सुख ना देख सकी, कम से कम दूसरी का तो भला सोचो। अरे अब ये समय इस तरह चुप होके बैठ जाने का नहीं है, कुछ फैसला करो। मैंने तो सुना है कि यादराम की बहन ने उसे शादी के लिए राजी कर लिया। नहीं। हाँ जीजी, और ये भी सुना है कि रिश्ते आने शुरू हो गए। अगर किसी दिन कोई लड़की पसंद आ गई तो बस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भैया आप ही बताओ क्या किया जाए? क्या किया जाए? अगर मेरी मानो तो यादराम से बात चलाओ। वो मेरी बात टालेगा नहीं, इतना हक है मेरा अभी उस पर। राम राम भैया, आओ बैठो। आओ बैठो। कैसी हो जीजी? मैं तो ठीक हूँ भैया, तुम सुनाओ, घर में सब ठीक ठाक तो है? कहो मामा, कैसे आना हुआ? यहाँ से निकल रहा था तो सोचा मिलता चलूं। यहाँ आता हूँ तो गुलाबों की याद ताजा हो जाती है। हाँ, जब तक बहू घर में थी तब तक मैं भाई की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र थी। अब तो बेचारे का न खाने का ठिकाना है न सोने का ठिकाना है। इसने भी अपने आप को इस घर की तरह वीरान बना लिया। क्या करे बेचारा, यहाँ कोई दिया जलाने वाली भी तो नहीं है ना। जी, जब से आई हो तुम एक ही रट लगाए हुए हो। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि बच्चों को घर ले आऊंगा। तो उन्हें लोरी के तुम खुद सुनाओगे? मैं कहती हूँ इतनी जिद पकड़ कर बैठना भी अच्छा नहीं होता है। हाँ। क्या बात है यादराम, जीजी काफी नाराज दिखाई दे रही? जब से आई है शादी कर ले की रट लगा रखी है। वैसे यादराम, गुलाबो मेरी भांजी थी और मुझे बहुत प्यारी थी, लेकिन इस मामले में मैं भी जीजी के ही साथ हूं। यादराम, बगैर औरत के मर्द कुछ नहीं होता। और हाँ,
मैं भी इसी सिलसिले में तुमसे बात करने आया था। मामा, तुम जानते हो किशोरी कौन है? वो मेरी पत्नी की छोटी बहन है। और अभी उसकी उम्र क्या है? जब तुम्हारी शादी हुई थी तब गुलाबों की उम्र क्या थी? याद राम, औरत की उम्र कभी कम नहीं होती और मर्द की उम्र कभी बड़ी नहीं होती। और फिर जब पत्नी ही नहीं रही तो काहे की बहन? अब मुझे तो दोनों तरफ की जिम्मेदारी देखनी है। एक तरफ भांजी और दूसरी तरफ तुम्हारा ये अकेलापन। बिन मां के बच्चों को देखता हूं तो कलेजा कांप उठता है। इसीलिए मामा, दूसरी शादी की बात छोड़ो, मुझे अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठानी है। तो छोड़ो काम काज और संभालो चूल्हा चौका। याद राम, तुम्हारी जीजी तुम्हारी दूसरी शादी किए बिना मानेगी नहीं। और जिस दिन दूसरी औरत इस घर में आ गई उस दिन तुम्हारी औलाद इस घर से बाहर होगी। सिर्फ किशोरी एक ऐसी लड़की है जो तुम्हारी औलाद को औलाद की तरह पाल सके, उसे मां का प्यार दे सके। अरे मां नहीं हुई तो क्या हुआ, मौसी तो है। लेकिन मामा, क्या अम्मा और बाबूजी मानेंगे? हाँ, उन्हें भी मनाना होगा। बताना होगा उन्हें कि गुलाबों की तरह किशोरी भी राज करेगी, राज। आखिर मुझे तो दोनों घरों का देखना है। अच्छा भैया, मैं चलता हूं। ठीक है। अरे हाँ, याद आया, वो बच्चों के लिए अगर कुछ सामान। ये लो, बच्चों के लिए कुछ ले आना और सबके लिए। मैं चलता हूँ, मेरे से तो ज्यादा दुख अब देखा भी नहीं जाता। अरे रोकियो रे रोकियो। हाँ, अरे दरोगा जी, गिरफ्तार कर लो इसने। यही है वो डॉक्टरनी जिसने मेरी भांजी को अगवा कर रखा है। हाँ। मैडम, कहाँ है वो लड़की? अरे ऐसे ना बताएगी, जो हथकड़ी पहना दो, गिरफ्तार कर लो तब बताएगी। आप पढ़ी लिखी हैं। अरे जगराम, कहीं बाहर जाने की तैयारी है क्या? हाँ जीजा, गांव छोड़ कर जा रहे हूँ। हाँ? क्यों भाई, क्यों? जी आपने और जीजी ने तो कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ दिया ना। सारा गांव थू थू कर रहा। अरे मेरा तो दिल करे कहीं चुल्लू भर पानी मिले तो डूब मरूं। जगराम, पानी की यहाँ कोई कमी नहीं, सब जल थल एक समान है, जहां चाहो डूब मरो। पर इसका कोई कारण तो होगा। कारण? कारण है किशोरी को लेके आपका और जीजी का फैसला। पर हमारा फैसला कुछ गलत तो ना था? यो तो आप कहते हैं, पर सारा गांव तो कुछ और ही कहता है। मैं तो कहूं जीजा कुछ गलत नहीं कहता गांव। पर कहता क्या है? यही कि सुखराम ने अपनी नौजवान बिटिया को शहर के अजनबी लोगों के बीच भेज दिया। और मेरे मुंह में खाक जीजा, शहर का माहौल तो तुम जानो ही हो। पर जगराम, हमने अपनी बिटिया को वहां पढ़ने के लिए भेजा है। अरे पढ़ने के लिए गांव में स्कूल नहीं है क्या? अभी तो उसने 5वीं ही की है। जब तक 8वीं में पहुंचेगी तब तक गांव के स्कूल की क्लासें और बड़ी हो जाएंगी। हाँ, सो तो है, पर कुछ नहीं जीजा, होश में आओ वरना पछताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने गांव में उड़ती उड़ती एक अफवाह सुनी। वो क्या? यही कि गांव की प्राचीन परंपराओं को तोड़ने के आरोप में तुम्हें पंचायत बिरादरी से बाहर करने की बात पे विचार कर रही है। क्या? नहीं, ये तो वाकई में चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात होगी। पानी की तो कोई कमी नहीं है यहाँ जीजा, जल थल सब एक समान है। पर ये समस्या का समाधान नहीं है। अरे तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का हल है किशोरी की वापसी। अरे किशोरी की वापसी कैसे होगी? किशोरी की अम्मा और वो?
किशोरी की अम्मा। अरे किशोरी की अम्मा तो मेरी बहन है, उसको तो मैं समझा लूंगा। और वो डॉक्टर नहीं, ये सब उसी का किया धरा है। उसे तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगी। हाँ बस तुम तो इस कागज पे दस्तखत कर दो और फिर देखो। अरे ये है क्या? ये है किशोरी की माँ की बीमारी के कारण प्रिंसिपल के नाम छुट्टी की अर्जी। दस्तखत करो। हाँ बस। नमस्कार। नमस्ते। कहाँ जा रहे हो? अरे हमें प्रिंसिपल साहब से मिलना है। हमारी बिटिया पढ़ती है यहाँ, क्या हम उससे मिल भी नहीं सकते? बिना अपॉइंटमेंट के आप नहीं मिल सकते, चाहे आपकी बेटी पढ़ती हो चाहे आपकी बीवी पढ़ती हो। बड़े बाबू से बात कर लो। अरे ऐसा है कि हमने अपनी बिटिया को प्रिंसिपल के भरोसे छोड़ा है, ना कि तेरे बड़े बाबू के। सीधी तरह से मुझे अंदर जाने दे, वरना तो चाहता क्या है? मैं बताऊं तुझे मैं क्या चाहता हूँ। नहीं जाने देगा तू? अरे जाने कैसे नहीं देगा? मैं देखता हूँ तुझे। ये क्या हो रहा है? शोर मचा रखा है। वो साहब जी, बात ऐसी है कि हमारी बिटिया आपके स्कूल में पढ़ती है। अच्छा अच्छा, आने दो इन्हें। आइए आप मेरे साथ आइए। हाँ कहिए, क्या बात है? जी हमारा नाम है जगराम, हम पिपरिया गांव के रहने वाले हैं। आपके शहर में जो सबसे बड़ा स्कूल है उसका हेडमास्टर मारे गांव का है, और जो सबसे बड़ा अस्पताल है उसमें खून की जांच करने वाला, क्या कहें उसे, कंपाउंडर, वो भी मारे गांव का है। तो फिर आप यहाँ क्या करने आए हैं? जी हमारी बिटिया किशोरी आपके स्कूल में पढ़ती है, हम तो उसको 2 दिन के लिए लेने आए हैं। किशोरी? अच्छा अच्छा, आप उसके पिता हैं? अच्छी नहीं, हम तो उसके मामा हैं, मामा। देखिए हमारे स्कूल का ये नियम है कि हम किसी भी बच्चे को ऐसे ही बाहर नहीं जाने देते। प्रिंसिपल साहब, हम मामा हैं, मामा। अब ऐसे ही अपनी बच्ची को बाहर थोड़ा ना लिए जा रहे हैं हम। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि हम ये देखिए आप। प्रिंसिपल साहब, किशोरी की माँ बहुत बीमार है। अब तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, हर वक्त बस किशोरी किशोरी की रट लगाए रहती है। बस एक बार माँ बेटी को मिलवा दूं तो बस वादा करता हूं आपसे, मैं उसे आपके पास छोड़ जाऊंगा। अरे क्या हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी सुधार ले? देखिए, अरे इसलिए तो हमने अपने जिगर के टुकड़े को गांव से इतनी दूर शहर में भेज रखा है। देखिए प्लीज रोइए नहीं, संभालिए अपने आप को। आप बैठिए प्लीज, बैठ जाइए आराम से, बैठिए। बैठ जाइए। यस मैडम। देखो वो जो 6ठी क्लास में बच्ची पढ़ती है ना, किशोरी, जी हाँ, उसे बुला लो। ओके। मैम may I come in? यस, कम इन माय चाइल्ड। देखो तुमसे कौन मिलने आए हैं। नमस्ते मामा जी। अरे किशोरी, मेरी बच्ची, अरे कितनी कमजोर हो गई है रे तू यहाँ। और तेरी माँ आखिरी सांसें गिर रही है। माँ आजा मेरी बच्ची, आजा। तो प्रिंसिपल साहब, मैं ले जाऊं किशोरी को?
बस 2 दिन के लिए, फिर मैं इसे वापस छोड़ जाऊंगा। यस मैडम। ये लो, ये एप्लीकेशन ऑफिस में सक्सेना साहब को दे दो जी, और इन्हें वहाँ ले जाओ और इस बच्ची के 2 दिन के लीव के पेपर्स तैयार करवा दो। ओके। और सुनो, इस बच्ची के जाने से पहले वो सारे पेपर्स मुझे जरूर दिखा देना, समझ गए ना? ओके। जाओ, इन्हें ले जाओ। चलिए। जाइए। तुम यहाँ? Excuse me, but how can this man take this girl? ये इस लड़की का मामा है। बेचारी की माँ बहुत सख्त बीमार है। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके ही he is taking her only for 2 days. माँ बीमार है? प्रिंसिपल साहब, ये आदमी 1 नंबर का मक्कार और चालबाज है, लेकिन ये बच्ची तो इसे मामा कहती है। सिर्फ यही एक बात इस पूरी कहानी में सच्ची है। और जहां तक इसकी माँ की बीमारी का सवाल है, जस्ट मोमेंट, ये औरत किशोरी की माँ है। नमस्ते। व्हाट? यू स्काउंड्रल? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। भैया, तुम तो अपनी भांजी के दुश्मन मामा निकले। जी मैं तो। सुनिए, आप इस आदमी को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाइए और वहीं बिठा कर रखिए। चलिए। कांग्रेचुलेशंस, मेरे बेटे की एक और जीत। अब तो बेटा बस तू नेशनल गेम्स और उसके बाद ओलंपिक पे नजर रख। हाँ? ये जय, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। अरे तुझे देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे तू रेस जीत के नहीं बल्कि हार के आया। अच्छा जाके अपनी माँ से मिल ले, उसका सुबह से मूड खराब है। अच्छा, तो आपने फिर से लड़ाई की? लड़ाई करें आप और लेक्चर सुने हम। हाँ, मैं तो हमेशा लेक्चर ही देती रहती हूँ, तेरा भला तो सोचती ही नहीं। माँ ये आपने ट्रॉफी तो देखी नहीं? देखी ना? देख ली। अच्छी है ना? मैंने जीती है। अब बहुत हो गया ये ट्रॉफी वॉफी, बेटा कम से कम तो अपने करियर के बारे में तो कुछ सोच। क्या माँ आप भी हमेशा यही? क्या आप मेरी जीत से बिल्कुल खुश नहीं है? अरे बेटा खुश है, बहुत खुश है, तभी तो सुबह से किचन में तेरे लिए खीर बना रही थी। कहने तो पापा आप भी, लगता है हमारी किस्मत में माँ का प्यार ही नहीं है। अब बहुत हो गया नाटकबाजी, ये ले खीर खा। जाके किचन से पहले चम्मच लेके जा। तुम भी ना, बेटे ने इतनी बड़ी जीत हासिल की और तुम फिर से वही रोना धोना लेके बैठ गए। तो ठीक ही तो कहा मैंने, अब शौक के लिए खेलकूद ठीक है, मगर उसे अपने करियर के बारे में कुछ सोचना तो चाहिए ना। देखो, स्पोर्ट्स ही उसका कैरियर है जिसे वो चुन चुका है, मेरी तरह। आपके जमाने की बात और थी, अब गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया है, और फिर सारी जिंदगी स्पोर्ट के सहारे कैसे रहेगा। देखिए, मेरा एक ही बेटा है, मैं चाहती हूँ उसे जीवन में हर खुशी मिले। ये ट्रॉफी ज्यादा तो नहीं, पर मेरी जिंदगी की पूरी कमाई है। जय, जब से तू पैदा हुआ है बस मेरा एक ही सपना रहा है कि एक दिन तू नेशनल चैंपियनशिप जीतेगा। जो मैं नहीं कर पाया वो तू करेगा जय। तुझे ये रेस जीतनी होगी। जय, क्या हुआ जय? पापा
के पेरेंट्स उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं, और फिर माँ भी तो खुश नहीं, और अगर कोई खुशी नहीं तो फिर जीत कर फायदा क्या? और पापा, अगर मैं हार गया तो? जय, जहां तक बात खुशी की है, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम जीतोगे तो क्या भावना को या तुम्हारी मां को खुशी नहीं होगी? हाँ? और जहां तक सवाल जीतने का है, तो उसके लिए जरूरी होती है कोशिश। कोशिश जी जान से। मैंने भी कोशिश की थी, इसीलिए मुझे किसी बात का पछतावा नहीं। और तूने ये बात हमसे छुपाए रखी? जय तो ये सब छोड़ दे। वो लोग गुंडे हैं, वो तेरा कुछ भी कर सकते हैं, और मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ कुछ हो। अरे तो ऐसे उनकी गुंडागर्दी थोड़ा ना चलेगी। पुलिस में रिपोर्ट करूंगा मैं। क्या कह रहे हो आप? वो रुपेश मिनिस्टर का बेटा है, और वो इसके साथ कुछ भी कर सकता है। तो उनसे डर के उनकी बात मान ले हम? ये रेस में हार जाए, नौकरी ले ले, खेल तक में सौदेबाजी। और इस तरह से जान जोखिम में डालकर खेलना, ये कहां की समझदारी है? ये अगर नेशनल्स में आ भी गया, मगर आगे का क्या भरोसा? और फिर ये मेडल्स और ट्रॉफी से पेट थोड़ी भरता है। डर के भाग जाने से अच्छा है लड़के हार जाना। ये क्या हुआ? कौन लोग थे? माँ कौन थे वो? चलो उठो। माँ, you okay? पापा पुलिस को बुलाइए पापा। मैं भी। क्या रेसिंग का भूत सवार है? इसके बावजूद कि तेरी जान को खतरा है। भावना की शादी कहीं और हो जाएगी, और तू है कि तुम क्यों जबरदस्ती कर रही हो उसके साथ? जबरदस्ती कर रही हो? उसके भले के लिए तो कर रही हो। मैं नहीं चाहती जो आपके साथ हुआ वो जय के साथ भी हो। क्या हुआ तुम्हें? हाँ? क्या हुआ था मेरे साथ? तुम्हारे हिसाब से मैं एक फेलियर साबित हुआ, लेकिन मैंने कोशिश की थी, और मैंने जो कुछ भी पाया मैं उससे खुश हूं। मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, क्योंकि मैंने वही किया जो मैं चाहता था, और ये भी वही कर रहा है जो ये चाहता है। इसलिए मैं इसके साथ हूं। ये दौड़ेगा और जरूर दौड़ेगा। क्या हासिल कर लेगा ये दौड़कर? आपने क्या पाया अभी तक? माँ, पापा, पापा, I'm sorry पापा, मैं आपके सपने को पूरा नहीं कर पाया। I'm sorry। बेटा, बात हार या जीत की नहीं होती। हाँ, मुझे तो खुशी है कि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और एक सच्चे खिलाड़ी की यही पहचान होती है बेटा। थैंक यू पापा। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू माँ। जय, तूने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मुझे मालूम था कि तू हमें निराश नहीं करेगा। थैंक्स पापा।